नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज फरीदाबाद के बाद जम्मू कश्मीर में भी पुलिस का हेडक्वार्टर है, उसमें एक फिर से बम ब्लास्ट हुआ है। और वो बम ब्लास्ट किसने किया है, हालांकि उस पर जो आतंकवादी हैं उन्होंने ज़रूर पुष्टि कर दी है कि इसे हमने किया है, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर के जो DGP हैं उनकी तरफ से इसका स्पष्टीकरण आया है कि इसको किसी भी आतंकवादी के द्वारा नहीं प्लांट किया गया। ये क्या है कि जो फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट जैसी जो विस्फोटक सामग्री थी उसको जम्मू एंड कश्मीर लाया गया था, वहाँ पर वो रखी थी और उसकी मतलब जांच चल रही थी, जिस समय ये ब्लास्ट हुआ। और वो ब्लास्ट हुआ और 9 व्यक्ति शहादत को प्राप्त हो गए, मतलब शहीद हो गए ऐसा समझ लो, क्योंकि पुलिस वाले थे। और 32 लोग जो हैं वे घायल हैं, वो सीरियस हैं समझो। देखो क्या है कि जो ये अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ ना, और इसके कुछ तार फरीदाबाद से भी जुड़े हुए मिले। तो फरीदाबाद से जो विस्फोटक सामग्री रखी थी, चूँकि वो रहने वाले कहाँ के थे, जम्मू एंड कश्मीर के, तो नियम क्या बनता है कि भाई वहीं की पुलिस उसे मतलब देखेगी क्या है मामला। तो वो जो वहाँ उस पुलिस थाने में वो रखा था जहाँ पर ये विस्फोटक सामग्री में मतलब विस्फोट हुआ, और इतनी भयंकर विस्फोट हुआ है कि साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मतलब कई किलोमीटर तक की जो बता रहे हैं कि जो शीशे थे ना घरों के, वे तक चटक गए। अब सोच लो कि ये कितना बड़ा मतलब हमला करने के प्लान बनाया जा रहा होगा कि जब मतलब कुछ ही सभी में नहीं फटा, कुछ ही फटा, जबकि लोग 9 लोग जो थे जो उसके आजू बाजू थे उन तो मतलब ऐसे आदमियों को हवा में उड़ते हुए देखा, ऐसा बताने वाले बता रहे हैं। ये स्थिति है। अब हालत तो बहुत ख़राब है। देखो क्या है कि अब अमोनियम नाइट्रेट जो है, जो PCM पढ़े हैं वो समझ जाएंगे। जो अमोनियम नाइट्रेट है इसको सरकार बैन तो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये किसानों के लिए भी काम में आता है, लेकिन इससे ना विस्फोटक सामग्री बनती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। अगर बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स ने अपनी जो गाड़ी है तुम्हारा सियारा, उसको अनवील कर दिया है, जिसकी लॉन्चिंग जो है वो है तुम्हारा 25 नवंबर 2025 को। 25 नवंबर 2025 को ये लॉन्च होने वाली है। इसमें बहुत ही एडवांस फीचर रहने वाले हैं और इतने एडवांस फीचर्स के साथ आ रही है ये। और ये अकेली ईवी में नहीं, ये तुम्हारे डीजल में भी आएगी, ये पेट्रोल के अंदर भी आने वाली है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आने वाली है, और ये CNG में भी आने वाली है। मतलब काफ़ी शानदार फीचर्स लेके आया है टाटा मोटर्स। पैसेंजर व्हीकल की मतलब कंपनी है, क्योंकि टाटा मोटर्स पहले अलग अलग थी, एक ही थी ना, तो अब उसने टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल अलग कर दिया, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अलग कर दिया। तो जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है उसने लॉन्च की है तुम्हारी सियारा। और सियारा कंपनी जो मतलब सियारा जो गाड़ी है ना, वो काफ़ी बेटर फीचर्स के साथ में आ रही है, और एडवांस लुक और मतलब सेंसर टेक्नोलॉजी और तुम्हारा सनरूफ मतलब बढ़िया तकनीकी के साथ में ये आ रही है सियारा। अगर बात करें तो बिहार में ऐसा क्या हो गया कि बिहार में आखिर गठबंधन हारा क्यों। देखो क्या है, बिहार में गठबंधन क्यों हारा उसके चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बिहार में ऐसा क्या रहा जो जो वहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्होंने लगभग लगभग 71.4 मतलब 72% के आसपास की वोटिंग करी है, और जो पुरुष हैं उनकी जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो रहा है 68%। सबसे पहले ये समझो, देखो महिलाओं का 72% वोटेज होना, उसके पीछे तो ये है कि भाई जो तुम्हारा बिहार के कुछ लोग हैं जो कामगार हैं वो बाहर काम करने चले जाते हैं, तो इसलिए महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहे, कोई मन सी बात है। एक खेल और कर दिया है तो मतलब आश्चर्य होगा। सबसे पहले तो देखो वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था बिहार की, जिस समय पे लालू प्रसाद यादव के काल में वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वहाँ की कानून व्यवस्था बहुत ही खराब थी, जर्जर थी। तो कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था बहुत सही कर दी बिहार की नीतीश ने। उससे ये हुआ कि भाई अब आज तुम 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे कभी भी बिहार में जा सकते हो, नो टेंशन। तो कहीं ना कहीं जो देखो किसी भी राज्य की छवि उस राज्य की महिलाएं बनाती हैं, वो महिलाएं बिगाड़ती हैं। अगर किसी राज्य के अंदर महिलाओं पे मतलब अत्याचार बढ़ने लगे, किसी राज्य में कोई महिला का दिन में निकलना दुश्वार हो जाए, तो उस राज्य में ऐसा लगने लगता है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब कानून व्यवस्था ठीक ठाक नहीं चल रही है ना, क्योंकि भाई आपका पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है इस तरह से। तो अगर महिलाएं इस चीज़ को क्लियर करनी है कि नहीं सब चीज़ ठीक है। दूसरा, वहाँ पे जो लाइटिंग है, आज आप बिहार के कहीं भी चले जाओ, बैकवर्ड से बैकवर्ड गांव में भी चले जाओ, तो लाइटिंग की व्यवस्था सब बिल्कुल बेहतरीन है। पहली पुलिस व्यवस्था, दूसरी बिजली की व्यवस्था। बिजली मतलब चाहे छोटा सा छोटा गांव हो और
चाहे बिल्कुल ना के बराबर छोटा हो, वहाँ भी व्यवस्था पूरी रख रखी है। सड़क की व्यवस्था, कनेक्टिविटी। पहले क्या है कि नीतीश मान जी को भी आप लोग जानते हो, सड़क के कारण ही उनको दुनिया जानने लगी। क्योंकि हुआ क्या था कि उनके गांव से जो पटना की या मतलब शहर की जो दूरी हुआ करती थी ना, वो एक पहाड़ के कारण कई 50-100 किलोमीटर दूर होता था। अगर वो पहाड़ को बीच में से काट दिया जाए तो वो जो दूरी 50-100 किलोमीटर, 50 से 60 किलोमीटर की हुआ करती थी, वो घट के 3 से 4 किलोमीटर के दौर आ जाएगी। इसीलिए नीतीश मांझी जी जो मतलब वहाँ पे जिनको जाना जाता है मांझी जी के नाम से, उन्होंने अपनी पत्नी, उनकी पत्नी चली गई थी, तो उसी कारण से उन्होंने वो पहाड़ को खोद के रास्ता बनाया, और रास्ते का नाम ही मांझी द्वार रखा गया है वहाँ पर, जो नितिन मांझी। अब समझो कि जो रोड कनेक्टिविटी है ना, वहाँ पे बेहद ख़राब थी। अब जब से मतलब बिहार में नीतीश की सरकार है, हालांकि अभी वो 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, लेकिन क्या है कि उन्होंने ऐसी कनेक्टिविटी कर दी कि गांव से गांव को और शहर से शहर को जोड़ दिया, और बहुत ही लाजवाब कनेक्टिविटी कर दी। कनेक्टिविटी बढ़िया कर दी, नेटवर्क की कनेक्टिविटी, पुलिस प्रशासन, और जो तुम्हारा लाइटिंग व्यवस्था है वो ज़्यादा बेहतर कर दी। और एक सबसे बड़ी क्या है कि बिहार में एक खेल खेल दिया नीतीश कुमार ने। क्या कर दिया कि चुनाव से कुछ ही दिन पहले उसने स्वरोजगार के नाम पे हर महिलाओं को, मतलब 25 लाख महिलाओं को 10,000 प्रति महिलाओं के नाम से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। और ये करने से हुआ क्या कि 25 लाख महिलाओं को उनने 10,000 प्रति महिला डाले, और उससे हुआ क्या कि लगभग लगभग 1 करोड़ जो वोटर्स हैं ना, उन वोटर्स को जो उनने एक तरह से काउंटर कर लिया। क्यों कि एक महिला लगभग लगभग एवरेज से 4 परिवार के आदमी को होल्ड करती है। हस्बैंड वाइफ हो गए, दादा दादी हो गया, उसके 2 बच्चे हो गए, ठीक है। अब उसने जो दिया नीतीश कुमार ने, उसने तो ये कह दिया कि भाई हमने जो पैसा दिया है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के बिहारी लोग हैं वो ज़्यादातर कामगार हैं, बाहर काम करने जाते हैं, तो हम महिलाओं को स्वरोजगार के नाम से कि वो 10,000 में अपना कोई भी छोटा मोटा रोजगार चालू कर सकती है, इसलिए दिया है। तो इससे भी वोटर जो है वो बहुत प्रभावित हुए, और यही सामने भी आया निकल के। अब जो बिहार के अंदर है, जो आरजेडी है ना, आरजेडी को विपक्ष में भी स्वीकार नहीं कर रही है बिहार की जनता। जहां वर्ष 2020 में मजबूत विपक्ष हुआ करता था बिहार में, आज बिहार में 35 सीटों पर महागठबंधन दल जो है पूरा समेट कर रह गया है। अगर टोटल की बात करोगे, 243 सीटें हैं, उसमें से 208 या 200, हाँ 205 के आसपास या 208 सीटें जो है वो तुम्हारा बीजेपी और अन्य दलों को मिला करके हैं, एनडीए की। और मात्र 35 सीटें जो हैं वो है तुम्हारा महागठबंधन की, 6 सीटें अन्य में आ गई हैं। मतलब अगर मजबूत विपक्ष की बात भी करें तो बिहार आज मजबूत विपक्ष के दौर में भी नहीं खड़ा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि आरजेडी किसी मजबूत विपक्ष में खड़ी है। अगर 243 सीटें हैं और 130 सीटें आ जाती मान लो बीजेपी की, और सपोज करो एनडीए की, और जो 120 या 118, 115 आ जाती तुम्हारा आरजेडी महागठबंधन की, तो ये माना जाता है कि बिहार के अंदर जो विपक्ष है ना, वो विपक्ष मजबूत है। आज विपक्ष में भी वहाँ बिहार की जो जनता है ना, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं करा है कि आप विपक्ष के भी लायक नहीं हो। ऐसा क्या हुआ? देखो क्या है कि बहुत पहले जो वहाँ पर रैलियाँ हुई, और जो नामदार लोग हैं कुछ, मैं किसी का नाम स्पष्ट नहीं लूँगा क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो है तो सभी मेरी कुछ बाध्यताएं हैं, उन लोगों ने कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे लोगों के अंदर एक माइंड में ये बात क्रिएट हो गई कि यार ये आज भी अपने आप को मतलब नामदार मानते हैं, बोले आप कामदार हैं, हम नामदार हैं, इस तरह की जो फीलिंग लाई गई। और कुछ अपशब्द बोले गए प्रधानमंत्री जी की माता को, उन्होंने उस चीज़ को बहुत लोगों ने मतलब हार्ट पे लिया, और लोगों ने, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इसका ट्वीट भी किया है कि भाई जो जनता ने वहाँ विकास को वोट किया है, जनता ने समृद्धि को वोट किया है, आज जनता ने अल्टीमेटली, जो लोग हैं ना, बिहार के जो लोग हैं ना, वो समझ गए हैं कि जो पिछली बार जिस समय आरजेडी की शासन हुआ करता था, उस समय पर जो फिरौती, मतलब तस्करी, रोड कनेक्टिविटी ख़राब होना, जिसको जहाँ उठा लाना, जिसको जिस तरह, मतलब इस तरह की जो उनके पुराने रोग रहे हैं ना, वे रोग इतने बढ़ गए कि आज जो आज के दौर में जो बिहारी है ना, वो सोच के भी घबराता है कि यार ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह की पहले जब लालू प्रसाद यादव उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर रावड़ी, अब जब तेजस्वी का उन्होंने अपने बेटे का बोला कि अब बिहार के मुख्यमंत्री ये रहेंगे, तो लोगों के अंदर वो पुरानी छवि आ गई, बोले अच्छा अच्छा इन्होंने तो क्या स्थिति करी है। मतलब डर डर का जो माहौल है ना, वो जो मास मूवी आई थी ना, उसमें आपने बोला था कि तुझे 11 तारीख को पता चलेगा डर क्या चीज़ है, 12 को पता चलेगा, वो तो वो वाली स्थिति आ गई। तो बिहार में
जो ये रहा ना पूरा ऑल ओवर निकल के जो आता है वो पूरा यही है। अगर बात कर लेंगे चांदी की, तो चांदी में जो गिरावट है ना उसके पीछे वजह क्या है, क्या 1980 जैसा फिर से क्राइसिस होने जा रहा है। 1980 की अगर बात करोगे तो जो सिल्वर है ना, वो सिल्वर $50 प्रति ओस पे हुआ करता था। जो मतलब जब बबल्स फूटा ना ये चांदी का, तो ये आकर $10 प्रति ओस पे आ गया। मतलब नहीं समझ रहे और लैंग्वेज में समझाओ। अगर आज चांदी उदाहरण से समझो 1,50,000 रुपये चल रही है, और इसको आप मतलब ऊपर के ख़त्म कर दो, ऊपर के 60-70 हज़ार ख़त्म कर दो, 30-35 हज़ार पर केजी पे आ जाए, तो उसको बोलेंगे बबल्स फूटना। हुआ क्या था, वो जो चांदी का बबल्स फूटा था ना, वो लोगों की पैनिक के कारण फूटा था। लोगों के अंदर पैनिक ज़्यादा हो गया था। पैनिक को किस लिए हो गया था, देखो क्या है, जो रिचर्ड निक्सन हुआ करते थे, निक्सन जो 1971 में जब डॉलर इज इक्वल टू रुपया बराबर हुआ करते थे, तो इन्हें निक्सन ने आकर के क्या किया था कि जो डॉलर को इज इक्वल टू रुपया उसे हटा करके बोले अब हम रुपया मतलब जो डॉलर है, सॉरी, डॉलर और सोना, डॉलर और सोना बराबर हुआ करते थे। 1971 के आसपास की बात है, निक्सन ने काल खत्म कर दिया था। तो लोगों का जो विश्वास है ना, वो डॉलर से हट करके सिल्वर की ओर चला गया था, और लोगों ने सिल्वर ज़्यादा खरीदना चालू कर दिया था। तो सिल्वर की जब ज़्यादा डिमांड आ गई, तो बड़े बड़े जो लोग थे ना, उन्होंने बड़ी मात्रा में सिल्वर उठा उठा कर अपने पास रख लिया। तो जब सिल्वर का बबल्स फूटा ना, तो बबल ये मान के चलो कि जो $50 प्रति औंस हुआ करता था चांदी, वो $10 प्रति औंस पे आ गई है। तो जो चांदी के अंदर जो बड़ी गिरावट आई है, जो मतलब 1,55,000 पे चांदी आ गई है, तो इस 7,000 के आसपास चांदी टूट गई है। सोना जो तुम्हारा फिर से आज 4,000 टूट गया है, और सोना 1,23,000 पे फिर आ गया है, 1,28 पे हो गया था। तो क्या ये गिरावट की वजह है या कुछ और है? देखो, क्या मेरी यूट्यूब पे कुछ बाध्यताएं हैं, मैं स्पष्ट नहीं बोल सकता, पर ये समझ लो कि अब आपको यहाँ से अगर सोचो कि चांदी यहाँ से भी 3 लाख हो जाएगा, तो वो आप प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। अगर आपको देखो क्या है कि स्टॉक मार्केट में काम करना है ना, तो बिना वित्तीय सलाहकार के मत आओ, इस मार्केट में नुकसान कर लोगे। क्या है कि बिना वित्तीय सलाहकार के अगर आप आओगे, तो देखो क्या ये मार्केट है दुधारी तलवार, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, तो नुकसान कर लोगे। इसीलिए मैं वैसे आपसे मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है, तो आप शेयर मार्केट में बिना वित्तीय सलाहकार के ना आए। चाहे कुछ भी करें, 2 रुपये निवेश करें या 2 लाख रुपये निवेश करें, वित्तीय सलाहकार का होना बहुत जरूरी है। हम अपना पर्सनल डॉक्टर रखते हैं, पर्सनल मास्टर रखते हैं, पर्सनल इंस्पेक्टर रखते हैं, घर में छोटी मोटी कोई गाड़ी पकड़ लेते हैं तो पर्सनल वकील रखते हैं। तो पर्सनल वित्तीय सलाहकार भी हो सकता है। लेकिन ये अभी जो बड़े बड़े कंट्री हैं, उनमें लोग बाग इसको फॉलो करते हैं। खुद जो जी बिजनेस के बड़े एडिटर हैं, वो भी बोलते हैं कि यार मैं खुद भी जो निवेश करता हूँ बिना वित्तीय सलाहकार से पूछे नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ किसी को सलाह देना बहुत खतरनाक है, हर क्योंकि हर नुक्कड़ पे एक सलाहकार खड़ा है। मतलब तुम किसी को बताने जाओगे उसे क्या करना, वो तुम्हें बता देगा तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ज्ञान की कमी नहीं है ना। अब मतलब हमारे यहाँ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि भाई दुनिया में 1.5 अकल है, हर व्यक्ति ऐसा मानता है कि एक अकेली मेरे में और आधी में पूरी दुनिया फंसी है। तो ऐसा चलता रहता है। तो वित्तीय सलाहकार के साथ ही जाएं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलाना, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मॉरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।